नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जी हां, बीजेपी को लेकर विपक्ष हमेशा उसके चाल चरित्र और चेहरा पर सवाल उठाती रही है। इस बार भी वही देखने को मिला है। कभी चाचा पारस को इस्तेमाल करने वाली बीजेपी अब उनके भतीजे चिराग पासवान को गले लगा दी है और चाचा पारस को यूज एंड थ्रो के तहत थ्रो कर दी है। वहीं मुकेश सहनी पर सस्पेंस बरकरार है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो कितना कारगर है, कौन से दल कितने खुश हैं, क्या सब कुछ अच्छा है। हमारे साथ हर रोज़ की तरह वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है और जो सामने फिगर आया है तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप ही विस्तार से समझाएं। देखिए, कई दिनों से जो विवाद चल रहा था चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उसका पटाक्षेप हो गया है। और कल ही हो चुका था, नड्डा जी से मिलने के बाद चिराग पासवान ने जो फ़ोटो शेयर किया था तो क्लियर हो चुका था कि अब वो मान गए हैं और उन्हें 5 सीट दी गई है। पिछले बार 6+1 थी, इस बार 5 सीट दी गई है। और वो इस बात पर माने कि भाई उनके चाचा पशुपतिपुर पारस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको एक भी सीट नहीं दी गई, उनके यहाँ तक कि हाजीपुर सीट भी नहीं दी गई। और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी, जनता दल यूथ 16 सीटों पर, और चिराग पासवान को 5 सीट मिली है और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 1 सीट जीतन राम मांझी को। और मुकेश सहनी का अभी दाल नहीं गली है। हो सकता है अगर वो गठबंधन में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 1 सीट मुजफ्फरपुर मुकेश सहनी को दे सकती है। अब देखना है कि मुकेश सहनी किस बात पर तैयार होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भाई सीटों के बंटवारा को लेकर के पहले भतीजा चिराग नाराज़ थे, तो अब चाचा पारस नाराज़ हो गए हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ दिख रहे हैं 1 सीट को लेकर के। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 2 सीट मिलेगा, केवल उनकी 1 सीट दी गई, तो इस बात को लेकर उनकी भी नाराज़गी है। और पारस की नाराज़गी तो जायज़ ही थी, उनके 5 सांसद थे और उनको 1 भी सीट नहीं दिया गया। उनको राज्यसभा के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन राज्यसभा क्या होगा नहीं होगा। तो अब मुझे जो जानकारी है कि ये पशुपति कुमार पारस अब महागठबंधन का रुख करेंगे और हाजीपुर से मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं पशुपति कुमार पारस। या राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी जो दी जा रही है राज्यसभा से संतुष्ट हो जाएं। अगर वो हाजीपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो हाजीपुर की लड़ाई काफ़ी रोचक होगी। एक ही परिवार के चाचा और भतीजे की लड़ाई होगी, जो कि रामविलास पासवान का सीट है। और रामविलास पासवान जी का चुनाव क्षेत्र का टोटल मैनेजमेंट पशुपति कुमार पारस ही शुरू से करते रहे हैं। चुनाव रामविलास जी लड़ते थे, लेकिन बूथ कमेटी से लेकर के टोटल मैनेजमेंट सिर्फ पशुपति कुमार पारस का ही रहता था। और एक बार वो चुनाव भी लड़े और जीते भी और सांसद भी रहे। तो अब देखना है कि क्या होता है। चिराग पासवान वहाँ से लड़ते हैं और ये अगर इंडिया गठबंधन से आएंगे तो मुकाबला जोरदार होगा। और नाराज़गी की बात है तो पारस तो नाराज़ हैं ही और उपेंद्र कुशवाहा खुलकर नाराज़ हैं। वो 1 सीट की और डिमांड कर रहे हैं। अब देखना है कि वो केवल नाराज़गी भर रहती है दिखावे की, या वो बागी होकर के और जगह कैंडिडेट देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि अभी सीटों का औपचारिक घोषणा नहीं हुई है सीटों की। अगर हो जाएगी तो उसके बाद देखें क्या निर्णय लेते हैं, पारस क्या निर्णय लेते हैं और उपेंद्र कुशवाहा क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है। वो इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। जब जिसकी ज़रूरत होती है उसको यूज करती है। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार से भी पशुपति कुमार पारस को आउट किया है, उसी प्रकार से पिछले चुनाव में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को आउट किया था। केंद्र में मंत्री थे, वो भी मंत्री थे, उनके भी 3 सांसद थे, उनके सहित लेकर के 3 सांसद थे। उनको 19 के चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस बार उम्मीद थी कि चिराग पासवान को आउट करेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को हराने में उन्होंने चिराग पासवान का यूज किया था और उसके बाद उनको आउट कर दिया था। लेकिन जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में गए तो उनको वापस ले लिए थे और अब फिर आए तो चिराग को नहीं आउट करके
इस बार यूज एंड थ्रो की नीति पशुपति कुमार पारस से हुई। हालांकि पारस जी ने मतलब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर 5 सांसदों के साथ एनडीए में शामिल हुए थे जब चिराग बागी टेबल में थे, और एनडीए को समर्थन किया था। पारस जी को मंत्री भी बनाया गया था। संतोष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पारस जी को मतलब बीजेपी ने यूज करके छोड़ दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया, या यूं कहें खुले शब्दों में कि दूध में गिरे मक्खी की तरह छिटक दिया, तो लेकिन इन सब के बीच जो करियर की बात करें तो पशुपति कुमार पारस तो एक उम्र पे पहुंच गए हैं, मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार में मंत्री रह चुके हैं, विधायक एमएलसी भी रह चुके हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रिंस राज की तो करियर ही ख़त्म हो गई। देखिए, ऐसा नहीं है प्रिंस राज की करियर ख़त्म हो गई है। अभी तो प्रिंस राज की शुरुआत ही है, राजनीतिक शुरुआत अभी है। वो चिराग पासवान के कारण ऐसा लग रहा है, हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर लें, भाजपा से उन्हें टिकट मिल जाए। ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता, अभी काफ़ी समय है, करियर अभी समाप्त नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वो महागठबंधन से आकर उम्मीदवार बन जाए। तो इतना जल्दी किस राजनीति में इतना जल्दी किसी का करियर समाप्त नहीं होता है। अभी प्रिंस राज की लंबी राजनीति, मुझे लगता है कि अभी मुश्किल से वो 30-35 साल के होंगे, 30 या 35 साल के। उनका 40 साल का अभी राजनीतिक जीवन है और इतनी जल्दी करियर ख़त्म नहीं होती। अभी वो सांसद हैं, अभी वो चाहें तो या तो भाजपा में ज्वाइन कर लें तो भाजपा से भी टिकट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन आ जाए तो इंडिया गठबंधन से टिकट मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में किसी का करियर ख़त्म नहीं होता है। लेकिन कहा जाता है कि प्रिंस राज चिराग पासवान को फूटी कौड़ी नहीं सुहाते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी अगर प्रिंस राज को टिकट देती है तो चिराग पासवान जो है इसे बर्दाश्त करेंगे? एक बात बताइए, चिराग पासवान को तो नीतीश कुमार भी नहीं सुहाते थे और नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान नहीं सुहाते थे। नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को नहीं पसंद करते थे, लेकिन कुर्सी के लिए दोनों एक दूसरे के साथ तो आए। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन एनडीए में लेने का विरोध कर रहे थे, तो आज एनडीए में आए और अब फिर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार नीतीश कुमार चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन बीच में भाजपा है, मध्यस्थता करके अब दोनों को साथ ले लिया है। तो राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना किसी का दुश्मन होता है। हाँ, दुश्मनी मन में रहती है, लेकिन अपने चुनाव की बारी आती है तो सारी दुश्मनी भुला करके लोग अपना चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। राजनीति में कभी भी आप देखें ना, लालू और नीतीश जी की जो कितनी दुश्मनी थी। लालू जी को छोड़ करके नीतीश जी आए, लालू जी को चारा घोटाले में जेल भेजवाए, उसके बाद फिर उनके साथ आए। शिवानंद तिवारी जी को लीजिए। लेकिन संतोष जी, यहाँ मामला कुछ अलग ही दिखता है कि जिस तरह से बीजेपी ने पहले चाचा पशुपति पारस को यूज किया और जब उसे ये पता चला कि जनता की सिंपैथी जो है वो चिराग के साथ है, तो चाचा को एक तरह से किक आउट कर दिया और 5 की 5 सीट जो है चिराग पासवान को देने के लिए मान गया। यहाँ तक कहते हैं कि आंखों में पानी होना, बीजेपी के नेताओं के आंखों में शायद पानी नहीं है कि जब वो उनको तोड़ करके साथ में गए थे, केंद्रीय मंत्री बना दिया था, उसको एक सीट तक नहीं दिया। देखिए, राजनीति में पानी का कोई मतलब नहीं रहता है। सारा पानी, सारा प्रतिष्ठा, सिद्धांत की राजनीति सब ढकोसला है। आप देख लीजिए ना भाई, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई किसी के सिद्धांत की राजनीति है क्या? आप लीजिए, प्रधानमंत्री बोलते थे स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, आया क्या? मतलब और भ्रष्टाचारी बढ़ गए। मतलब बॉन्ड घोटाला तो कितना घोटाला, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको भाजपा में शामिल करा। तो कहाँ सिद्धांत है? आतंकवाद समाप्त करें, सबसे ज़्यादा आतंकवाद भाजपा के सरकार में सैनिक शहीद हुए, सबसे ज़्यादा घटनाएं इन्हीं के समय में हुई। पुलवामा में सबसे ज़्यादा शहीद हुए। तो कहाँ राजनीति और कहाँ सिद्धांत और कहाँ पानी की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार की ही बात ले लीजिए, तो क्या सिद्धांत की राजनीति है भाई? कभी जब कुर्सी के लिए पिछले 9 बार से शपथ ले रहे हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ। अगर लालू प्रसाद चारा घोटाला के आरोपी हैं, दोषी हैं, तो उनके साथ क्यों जाते हैं भाई? अब फिर उनको छोड़ करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे कि संविधान को तहस नहस कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए भाजपा को छोड़े हैं। फिर संविधान जब तहस नहस करें तो फिर क्यों भाजपा के साथ गए? तो कोई राजनीति का सिद्धांत नहीं है, कोई आंख में पानी की बात, बस कुर्सी की आड़ी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना चाहते हैं,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना चाहते हैं, चिराग पासवान अपने सांसद की कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो सारी लड़ाई कुर्सी की है। कुर्सी के लिए आदमी, एक बोला जाता है ना कि कुर्सी के लिए लोगों का बस चले तो अपने माँ को भी बेचते। तो आप देखे होंगे, मतलब प्रधानमंत्री जी की माता जी का क्या किया था, उन्होंने वोट की राजनीति के माँ का भी मार्केटिंग किया, माँ का भी 95 साल की माँ को नोट के लिए लाइन में लगा दिया। तो उस समय कहाँ आंख में पानी था भाई, कहाँ सिद्धांत की बात थी। तो ये इसीलिए राजनीति में सिद्धांत की बात कुछ नहीं होती है, बस कुर्सी की यारी होती है। कुर्सी आप देखते होंगे पहले मुगल काल में हो, चाहे जो भी राजा महाराजा हुए हों, चाहे महाभारत काल में लीजिए, कुर्सी के लिए लोगों ने अपने भाइयों की हत्या की, अपने पिता की हत्या की। आप देखते होंगे, बोलते हैं मुगल काल की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म की बात लीजिए, कंस क्या थे, अपने पिता को जेल में डालकर कुर्सी हासिल किया था। पाटलिपुत्र की धरती का महान सम्राट अशोक की बात कर लीजिए। तो सब लोग अपने भाई बंधु की हत्या करके आगे बढ़ते हैं। राजनीति में यही होती है, कोई नीति सिद्धांत नहीं होती है। कोई अपने भाई को, कोई अपने बहन को, महाभारत में क्या हुआ, सारे अपने भाइयों में लड़ झगड़ कर मर के कुर्सी के लिए। तो सब कुछ कुर्सी की लड़ाई है, नीति सिद्धांत ये सब ढकोसला बात है, लोग बात करते हैं, लेकिन मूल मुद्दा है कुर्सी बचाना। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, ऐसे में ये कह सकते हैं कि चाचा पे भतीजा भारी पड़ा है। निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई अगर चिराग पासवान एनडीए से हटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब चिराग पासवान है तो चिराग पासवान एनडीए में है, तो मुझे नहीं लगता है कि 30 सीट में कहीं कोई दोष है। परसेंटेज चूँकि वोट और संख्या बल हो गया, चिराग 9 सीट अभी भी आप घटा रहे हैं। हाँ, तो अभी देखिए ऐसी तो एक तरफा तो लड़ाई नहीं न रहेगी। अभी भी 9 से 10 सीट इंडिया गठबंधन को तो जीतना ही न है। अगर चिराग पासवान आ जाते इधर तो वही एनडीए गठबंधन 10 सीट पे आ जाती। अब चिराग पासवान उधर रह गए तो इंडिया गठबंधन 10 के अंदर रहेगी। लेकिन 30 सीट का मामला आप अभी से नहीं, आप देख लीजिए, आप 90 के से देख लीजिए। जब भी आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ आते हैं तो जो है फाइट बराबर की होगी, या यूँ कहें कि 15-15 की फाइट हो जाएगी? देखिए, मुकेश सहनी के आने से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी का वोट बैंक अभी तक खुलकर नहीं आया है कि मुकेश सहनी जहाँ जाएंगे वहाँ टोटल वोट जाएगा। सहनी अपने आप को नेता बता रहे हैं, लेकिन जो सहनी समुदाय का वोट है वो कहीं नीतीश कुमार को पड़ता है, तो कहीं लालू प्रसाद को पड़ता है, तो कहीं भाजपा को पड़ता है, वो बटा हुआ है। लेकिन पासवान समाज का वोट जो है वो एक तरफा, जिधर चिराग पासवान जाते हैं, रामविलास पासवान जिधर रहते थे उधर जाता था, वो कुछ नहीं देखता था। एकदम 90% वोट पासवान समाज का एक तरफा जाता है। जिस प्रकार आज अपर कास्ट का वोट है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला का वोट लीजिए, चोर उम्मीदवार भी रहेगा तो ये अपर कास्ट के जो भी लोग हैं वो उसी को ही वोट देंगे। चोर, लुटेरा, डकैत भाजपा से खाली होना चाहिए, उसी को देंगे। उसी प्रकार आप इधर से ले लीजिए, यादव को ले लीजिए, मुसलमान को ले लीजिए, आरजेडी महागठबंधन से जैसा भी घोटालेबाज हो, चोर हो, उसी को टिकट वोट देंगे। एक तरह से आप ये कह रहे हैं संतोष जी कि तोल मोल के बाजार में मुकेश सहनी ज़्यादा तोल मोल नहीं कर सके, या उनको ज़्यादा भाव एनडीए में इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनका वोट बटा हुआ है? निश्चित तौर पर देखिए, मुकेश सहनी अभी नया नेता हुए हैं, उनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। परीक्षा जब पास कर जाएंगे तब तो उनका मोल लगेगा। बगैर परीक्षा पास किए हुए विद्यार्थी की कोई वैल्यू है क्या? कहीं एग्जाम भी दे सकते हैं क्या? हाँ, उन्होंने अपना एक छवि बनाया था, एक कि हाँ उनका है वोट बैंक, उस आधार पर। लेकिन भाजपा एक जो सर्वे कराती है, जो आम सर्वे होता है, उसमें उनका वोट बैंक अभी उनके साथ इंटैक्ट नहीं हुआ है। अगर जिस दिन इंटैक्ट होगा उनकी भी वैल्यू बढ़ने जाएगी। जिस प्रकार नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है तो उनकी पूछ है, चिराग की पूछ है। तो जिसके पास वोट बैंक होता है उसी की पूछ होती है। जिसके पास पैसा रहता है, मतलब वोट कहिए या पैसा कहिए, जिसके पास, एक बोला जाता है कि सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई। आप देखते होंगे कि जो पद है, पद की पूजा होती है, जिसके पास पैसा है उसकी पूजा होती है। क्या किसी गरीब की पूजा होते देखते हैं क्या? किसी गरीब के पीछे कोई जाता है क्या? जिसके पास कोई, न्यायालय के चक्कर लगाते लगाते मर जाते हैं लोग, जमानत तक नहीं मिलती है 10-10 साल तक पैसा के अभाव में। और जिनके पास पैसा रहता है, बलात्कार करके भी, जैसे आप देखिए ब्रजभूषण को, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ यौन शोषण का मामला कितना हुआ आज, लेकिन आज भी वो खुलेआम है। तो सामर्थ्य में कुछ दोष न गोसाई। कुर्सी का मेन महत्व है, पैसा का महत्व है, पद का महत्व है, और सारी लड़ाई इसी के लिए है। और जिस दिन मुकेश सहनी के पास आ जाएगा वो, मतलब जन समर्थन उनके साथ होगा, उस दिन उनकी भी पहुंच होगी। संतोष जी, आपने सीटों का बंटवारा कर दिया, आपने बताया कि बीजेपी 17,
जेडीयू 16 और चिराग पासवान 5, उपेंद्र कुशवाहा 1, जीतन राम मांझी 1 सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। समझौता हो चुका है सीटों का, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है संतोष जी कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है सीटों के बंटवारे के पेच में उलझा हुआ है। हाँ, तो पहले ही से था कि सीट का बंटवारा होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीट बंटवारे की घोषणा होगी उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। कल हो या 17 को हो या 18 को, 2-4 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो। अब तो नीतीश कुमार के हाथ में है जिस दिन करें, लेकिन सीट बंटवारे के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मतलब हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार भी। हाँ, संभावना लग रही है कि सीट बंटवारे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे तो नीतीश कुमार चाहते हैं विधानसभा भंग करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हो रही। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाएगी तो भंग हो जाएगी और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। आज के बारे में कहा जा रहा था, आज यानी गुरुवार 14 मार्च के बारे में कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उसे टाल दिया गया और ये कब तक टलते रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। सीटों के बंटवारा होने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये बात भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो करते हैं वो कोई नहीं जानता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।